हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस, जहां हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी बुक्स विद सॉल्यूशन। तो आज हमारा जो चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इस चैप्टर के हम इंटेक्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। अगर आपको अदर क्लासेस की वीडियो देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएंगे, या फिर आप इस वीडियो के मोर पर क्लिक करना, जो लिंक दिए हुए हैं वहाँ पर। तो हमारा जो इंटेक्स का फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपी का क्या महत्व है। तो आंसर में हम लिखेंगे कि ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर। इफ बॉडी डिजाइन आर टू बी सिमिलर, द ब्लूप्रिंट्स ऑफ दीज डिजाइन शुड बी सिमिलर। दस रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट्स ऑफ बॉडी डिजाइन। कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है, इनको ऑर्गेनिजम्स है वो भी सिमिलर है क्योंकि इसकी जो बॉडी का डिजाइन है वो क्या है, सिमिलर है। तो ये जो बॉडी डिजाइन सिमिलर है, तो जो बॉडी डिजाइन के सिमिलर के साथ उनका जो ब्लूप्रिंट है वो भी सिमिलर होना चाहिए। तो इसीलिए जो रिप्रोडक्शन के दौरान जो बेसिक लेवल में वहाँ पर जो डीएनए की कॉपी बनती है ब्लूप्रिंट को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू द स्पीसीज। कि जो स्पीसीज की जो वेरिएशंस है उसका क्या जो महत्व होता है, वो महत्व क्यों है, उसका बेनिफिशियल क्यों होता है, बट लेकिन नॉट नेसेसरली फॉर द इंडिविजुअल, लेकिन वो इंडिविजुअल में उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। आंसर में लिखेंगे द डीएनए कॉपीज जनरेटेड इन ए रिप्रोड्यूसिंग सेल आर सिमिलर। जो डीएनए की जो कॉपी होती है वो रिप्रोडक्शन सेल्स के अंदर क्या होती है, उसकी जिनकी जनरेटेड करती है रिप्रोडक्शन सेल आर सिमिलर, एक जैसी, बट लेकिन मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। सम ऑफ दीज वेरिएशन इन द डीएनए कॉपी डू नॉट लीड ड्रेस्टिक आउटकम्स। दीज सर्वाइविंग सेल्स आर सिमिलर बट subtly different from each other. This inbuilt tendency for variation during reproduction cause to develop new species. So variations are beneficial to the species but not necessary for the individual. कि जो प्रजनन करने वाली जो कोशिका में उत्पन्न डीएनए की प्रतिक्रिया होती है वो क्या होती है, समान होती है, लेकिन जो मूल डीएनए में वो मेल नहीं खाता, इसलिए जो डीएनए की प्रतिमा में होने वाले कुछ जो बदलावों में जो गंभीर उसमें क्या होते हैं, रिजल्ट नहीं निकलते। तो ये जो जीवित कोशिकाएं होती है वो समान होती है, लेकिन जो एक दूसरे से सूक्ष्म रूप से अलग होती है। इसलिए जो प्रजनन के दौरान जो विभिन्नता होती है इसके अंदर वो अंतर्निहित परिवर्तित जो प्रजातियों में विकास का कारण बनती है। इसलिए विभिन्नता प्रजातियों के लिए लाभकारी होती है, लेकिन व्यक्ति के लिए जो उसमें आवश्यक नहीं है, यानी कि उसके जो इंडिविजुअल होता है उसके अंदर ये क्या है, नेसेसरी नहीं होती। ये इसका जो कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन। कि जो बाइनरी फिजन है वो किस तरह से मल्टीपल फिजन से अलग है। तो आंसर में हम लिखेंगे कि बाइनरी फिजन कि सबसे पहले बाइनरी फिजन के बारे में बताएंगे कि सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्प्लिट इनटू टू हाल्स टू क्रिएट टू न्यू इंडिविजुअल्स। दिस इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल मैनी बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोआ सच एज अमीबा। कि बाइनरी फिजन के अंदर क्या होता है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो टू हाल्स यानी कि दो भागों में बटकर यानी कि दो नई इंडिविजुअल बना देते हैं, वो बाइनरी फिजन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे बैक्टीरिया और जो प्रोटोजोआ होता है जिसके अंदर अमीबा एक जो बाइनरी फिजन का बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन के अंदर सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक मलेरिया पैरासाइट यानी जिसको हम प्लाज्मोडियम होता है उसके अंदर डिवाइडेड इनटू मैनी डॉटर सेल्स टू फॉर्म मैनी न्यू इंडिविजुअल। दिस प्रोसेस ऑफ फिजन इज कॉल्ड द मल्टीपल फिजन। कि मल्टीपल फिजन के अंदर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो सेल्स होती है वो उसके अंदर टू और मोर सेल्स में डिवीजन हो जाती है। बाइनरी के अंदर तो केवल क्या होगी, टू ही न्यू सेल्स बनाएगी, लेकिन मल्टीपल के अंदर टू और मोर यानी कि मैनी न्यू इंडिविजुअल बनाएगी। तो उसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो क्या है, मलेरिया पैरासाइट का जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 4 कि हाउ विल एन ऑर्गेनिजम्स बी benefited if it reproduce through spores। कि किस तरह से इनकी जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर इनकी जो जीव होता है कि यदि कोई जीव बीजाणु के माध्यम से रिप्रोड्यूस करे तो उसकी क्या लाभ है, ठीक है।
कि स्पोर्स जिसको हम बीजाणु कहते हैं, तो इसके अंदर जो स्पोर्स के थ्रू किसी में रिप्रोडक्शन होता है तो उसका क्या जो लाभ होगा, क्या उसका बेनिफिट होगा। तो आंसर में हम लिखेंगे कि द स्पोर्स आर कवर्ड बाई थिक वॉल्स दैट प्रोटेक्ट दैम until they come into contact with another moist surface and can begin to grow. Thus, it is benefited for the organisms like Rhizopus to reproduce through spores. कि जो स्पोर्स होते हैं वो एक थिक वॉल से कवर होते हैं, किस कारण, क्योंकि वो जो कवरिंग होती है वो प्रोटेक्ट करती है कि बाहर से जो उसका जो कांटेक्ट में कोई अदर जो मॉइस्ट या जो सरफेस के ऊपर, यानी कि उसको एक तरह से प्रोटेक्ट करते हैं बाहरी जो वातावरण से। एंड कैन बिगिन टू ग्रो, यानी कि जैसे आसानी से उसके अंदर फिर क्या होते हैं, ग्रो होते रहते हैं उसके अंदर। और इसी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म उसका जो मोस्ट यही जो इसका जो बेनिफिट होता है। इस तरह से जो राइजोपस होता है यानी कि उसके अंदर स्पोर के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, जो उसके लिए यानी कि लाभकारी होता है स्पोर के थ्रू होना, क्योंकि जो स्पोर के बाहर आउटर कवरिंग यानी कि एक थिक वॉल होती है जो उसको प्रोटेक्ट करते रहते हैं, उस वॉल के थ्रू यानी कि बाहरी एटमॉस्फेयर से प्रोटेक्ट होता रहता है उसके अंदर, जब तक वो अंदर से ग्रो नहीं करते, यानी कि ग्रो करना वो जब स्टार्ट कर देते हैं अंदर ही अंदर उसका ग्रो होता रहता है, और उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, राइजोपस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5th, कैन यू थिंक of reasons why more complex organisms cannot give rise to new individual through regeneration? कि क्या आप ऐसे कारण बता सकते हैं कि अधिक जटिल जो जीव के अंदर पुनर्जनन के माध्यम से नए व्यक्तियों को जन्म क्यों नहीं दे सकते? ठीक है, इसके अंदर तो हमें इसका जो रीजन बताना है, तो आंसर में हम लिखेंगे कि मोर complex organism cannot reproduce by regeneration process because कि ज़्यादा जो जटिल ऑर्गेनिजम्स होते हैं कि कॉम्प्लेक्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते रीजनरेशन प्रोसेस के थ्रू। क्यों नहीं कर सकते? फर्स्ट कि देयर बॉडी इज़ हाईली कॉम्प्लिकेटेड, कि इसकी जो बॉडी होती है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसके अंदर जो इसका जो शरीर होता है अत्यधिक वो क्या होता है, जटिल होता है। सेकेंड पॉइंट कि देयर आर स्पेसिफिक ऑर्गन्स टू डू स्पेसिफिक फंक्शन, कि इसके जो स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं स्पेसिफिक फंक्शन के लिए। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है देयर इज ए लेबर डिवीजन इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर लेबर डिवीजन होता है, यानी कि इनके अंदर जो सर्म काम करने के जैसे सर्मिक बोलते हैं उस तरह से काम करने का जो डिवीजन होता है। 4 पॉइंट रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाई स्पेशलाइज सेल्स। जो रीजनरेशन होता है वो एक स्पेशलाइज सेल्स के थ्रू होता है विच आर नॉट प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6th कि व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोविंग सम टाइप ऑफ प्लांट्स, कि कुछ प्रकार के पौधों को उगाने के लिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन कि क्यों जरूरी होता है, उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू क्यों उगाया जाता है कुछ पौधों को। आंसर हम लिखेंगे कि सम प्लांट बियर नो सीड, दिस मेथड मेक पॉसिबल द प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जैस्मिन दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूस सीड। वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक प्लेस ओनली इन दोज प्लांट्स whose part like the root, stem and leaves have the property of propagation. By this process we can reproduce the plant having more similar characteristic, कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर सीड नहीं होते, और इस मेथड के द्वारा यानी कि जिस प्लांट में सीड नहीं होते उस प्लांट को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू उगाते हैं। जैसे बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन, ये सब जो प्लांट है इसके अंदर क्या होती है कि जो सीड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है ये अपनी खो देते हैं, तो इसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू जो प्लांट को उगाया जाता है यानी कि उनकी रूट या स्टेम और लीव्स के थ्रू ये प्लांट ग्रो किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7, व्हाई इज DNA कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, कि जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस के अंदर जो DNA की कॉपी है वो एक एसेंशियल पार्ट क्यों होता है। आंसर हम लिखेंगे DNA कॉपीज इज ए बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन। 2 कॉपीज आर बिल्ट इन रिप्रोड्यूसिंग सेल, दीज 2 कॉपीज नीड टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। 1 कॉपी ऑफ DNA remain in the original cell and other copy needs to have any organized cellular structure for maintaining life process. So DNA copy is completed by creation of an additional cellular structure. In this way 2 copies are separated and 2 new cells are
फॉर्म्ड। कि जो डीएनए कॉपी होती है वो एक बेसिक इवेंट होता है रिप्रोडक्शन का। तो 2 कॉपीज इसके अंदर जो बनती है रिप्रोड्यूसिंग सेल्स, यानी कि 2 कॉपी होती है, वो क्या बनाती है, रिप्रोड्यूसिंग सेल बनाती है। तो ये जो 2 कॉपीज होती है उसके अंदर यानी कि जो आवश्यकता होती है दोनों क्या होती है, सेपरेट होती है, एक दूसरे से अलग अलग होती है। तो इसके अंदर जो 1 कॉपी होती है डीएनए की वो रिमेन्स होती है ओरिजिनल सेल से, और जो दूसरी कॉपी होती है वो किसी जो अदर जो ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो लाइफ प्रोसेस के अंदर जो मेंटेन करता है उसके अंदर होती है। तो इसलिए जो डीएनए कॉपी क्या होता है वो कॉम्प्लाइज किया जाता है क्रिएशन ऑफ एडिशनल सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, यही जो 2 कॉपी का यहाँ पर जो सेपरेटेड होती है जिसके अंदर 2 न्यू सेल्स इसमें जो बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8th कि हाउ इज द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। कि किस तरह से जो पोलिनेशन होता है वो डिफरेंट अलग होता है फर्टिलाइजेशन से, यानी कि जो प्रोसेस होता है पोलिनेशन का। तो आंसर में लिखेंगे फर्स्ट कि पोलिनेशन कि द प्रोसेस इन विच पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। इन दिस प्रोसेस नो फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स टेक प्लेस। कि पोलिनेशन के अंदर वह प्रोसेस होता है पोलिनेशन कि जिसके अंदर जो पोलन ग्रेन होता है वो ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा, यानी कि एंथर से स्टिग्मा पर जाता है फ्लावर का जो एंथर स्टिग्मा होता है, तो फ्लावर के एंथर से स्टिग्मा पर जो पोलन ग्रेन जाता है वही क्या कहलाता है, पोलिनेशन कहलाता है। यानी कि ट्रांसफर होना पोलन ग्रेन का एंथर टू स्टिग्मा पोलिनेशन कहलाता है। और इस प्रोसेस के अंदर जो सेल्स का कोई भी फ्यूजन वगैरह नहीं होता। फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन द प्रोसेस इन विच फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स। कि फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, फ्यूजन होता है 2 सेल का, यानी कि इसके अंदर जो प्रोसेस है फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स, 1 मेल एंड अदर फीमेल, यानी कि जो 2 सेल होती है उसके अंदर एक मेल होती है और दूसरी फीमेल होती है, टेक प्लेस टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फ्यूजन होने के बाद वो क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है, और यही क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड। कि जो सेमिनल वेसिकल्स और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका क्या रोल होता है। आंसर में लिखेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटेन्स सम ग्लैंड। यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर कुछ ग्लैंड कंटेन होती है, जैसे लाइक सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। दीज ग्लैंड एड देयर सिक्रेशंस सो दैट स्पर्म रिमेन्स ए फ्लूइड। The fluid makes the transport of sperm easier. It also provides nutrition to the sperm। कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कुछ जो ग्लैंड्स होती है जैसे सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये ग्लैंड क्या करती है, जो सीक्रेशन करती है किसका, जो जैसे स्पर्म होता है, जो स्पर्म जो रिमेन होता है बचा होता है, जो स्पर्म एक फ्लूइड की फॉर्म में होता है, तो ये फ्लूइड को जो ट्रांसपोर्ट करती है, जो फ्लूइड बनता है। ठीक है, तो फ्लूइड मेक टू ट्रांसपोर्ट टू स्पर्म ईजर्स, और इट ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। और यही जो स्पर्म को क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो फ्लूइड होता है इसी फ्लूइड के द्वारा जो स्पर्म को न्यूट्रिशन मिलता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 10 कि व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। यानी कि प्यूबर्टी के टाइम में गर्ल्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, युवावस्था के अंदर। आंसर में फर्स्ट ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज, इनकी ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है। सेकंड द स्किन ऑफ निपल्स एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट बिकम डार्क। और जो स्किन होती है निपल्स की वो ब्रेस्ट के ऊपर क्या होती है, डार्क कलर की हो जाती है। एंड थर्ड पॉइंट मैन्युफैक्चरेशन स्टार्ट एट द टाइम। और इस टाइम में जो मैन्युफैक्चरेशन होती है साइकिल होती है वो स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 कि हाउ डज द एम्ब्रॉय गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर्स बेबी। यानी कि जो एम्ब्रॉय के अंदर जो मदर्स में जब बेबी होता है वो किस तरह से नरिशमेंट लेता है, यानी कि जो अपने पोषण वगैरह कैसे करता है। आंसर में लिखेंगे कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट इज फॉर्म्ड विच डेवलप्स इनटू एम्ब्रॉय। द एम्ब्रॉय इज अटैच्ड विद यूटेरस वॉल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। The embryo get nutrition from the mother's blood with the help of a special tissue called placenta. Placenta is a disc which is embedded in the uterine wall. It contains villi on the embryo's side of the tissue.
ऑन द मदर साइड्स देर आर ब्लड स्पेसीज विच सराउंड द विलाई. दिस प्रोवाइड्स ए लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रॉय. इन दिस वे एम्ब्रॉय गेट्स इट्स न्यूट्रिशन. कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है. इट्स मीन्स यानी कि जो फर्टिलाइजेशन जैसे हम निषेचन बोलते हैं, तो निषेचन के बाद जो जाइगोट बनता है यानी कि युग्मनज बनता है, तो जो भ्रूण विकसित होता है यानी कि जिसको हम एम्ब्रो बोलते हैं, भ्रूण होता है, तो एम्ब्रो उसके अंदर जो विकसित होता है, तो एम्ब्रो जो गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है और इस प्रक्रिया को आरोपण कहते हैं. ठीक है, यानी कि यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, इम्प्लांटेशन कहलाती है, जिसे जुड़ने के बाद. और एम्ब्रो को यानी कि माँ के जो रक्त से पोषण मिलता रहता है. ये जो एम्ब्रो होता है वो माँ के जो रक्त होता है यानी कि खून होता है उससे पोषण लेता रहता है, जिसमें प्लेजेंटा नामक का एक विशेष उत्तक है उसकी जो सहायता करता है, जो सहायक होता है. और जो प्लेजेंटा होता है वो गर्भाशय की जो दीवार में धंसा हुआ है, जो एक डिस्क जैसा उत्तक होता है. और भ्रूण की ओर वाली जो उत्तक में जो विलाई होती है यानी कि जो छोटी रक्त वाहिकाएँ होती है, जिसको विलियम हम जो बोलते हैं, वो माँ की ओर जो रक्त होता है वाहिकाएँ में होती है ये, तो जो विलाई को घेरे रखती है. इसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन यानी कि माँ के जो भ्रूण तक पहुँचने के लिए एक बड़ी सतह पर बड़ी जो स्थायी क्षेत्र होता है वहाँ से मिलता है. तो इस प्रकार भ्रूण को वो जो पोषण देता रहता है. ठीक है, यानी कि जो मेन इसके अंदर जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन होती है, जो एक लार्ज सरफेस के अंदर जो पूरी बड़ी सतह पर इस एरिया के अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन वो क्या करता रहता है, मिलता रहता है, यानी कि पास करता रहता है मदर के एम्ब्रो को. और इसी एम्ब्रो से फिर वो क्या कर लेता है, बेबी न्यूट्रिशन लेता रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12 कि इफ़ ए वुमेन इज यूजिंग ए कॉपर टी विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. यानी कि यदि कोई महिला कॉपर टी का उपयोग कर रही है तो क्या उसमें उसे यौन संचारित रोगों से बचाव में मदद मिलती है का. तो आंसर में लिखेंगे नो, नहीं. कॉपर टी इज विल नॉट हेल्प इन प्रोटेक्टेड हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बट कैन हेल्प हर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी. कि जो कॉपर टी होती है वो यौन संचालित रोगों से बचाने में मदद नहीं करेगी, लेकिन ये गर्भाशय को रोकने में मदद कर सकती है. ठीक है, तो ये हमारे इन टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर थे. नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.